दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरटी और लोन अमाउंट की। अगर आपने कोई भी मॉर्गेज लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, चाहे सीसी लिमिट ली है, चाहे टर्म लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख करके, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख करके, और आपके लोन की वैल्यू ज़्यादा हो गई है और बैंक ने आपके ऊपर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2), 13(4) की कार्रवाई शुरू कर दी है, नोटिस भी आ गई है और आपके घर पे अब फिजिकल पोजीशन होने वाला है। साथ ही साथ बैंक ने न्यूज़पेपर में गजट भी कर दिया है, पब्लिकेशन कर दिया है, आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन निकाल लिया है। अब ऐसे कंडीशन में आप तुरंत जाते हैं डीआरटी में, सेक्शन 17 फाइल करते हैं और वहां पर स्टे के लिए आप डीआरटी से अपील करते हैं। डीआरटी में जाते हैं, कहते हैं कि हमें स्टे दे दीजिए, हमारी प्रॉपर्टी पे बैंक ने पोजीशन लेने के लिए ट्राई कर रहा है, डीएम से नोटिस कभी भी आ सकती है, हमारे घर पे ताला लग सकता है या फिर बैंक हमारी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपके पास पैसा भी नहीं है और ऐसे कंडीशन में अगर डीआरटी आपको कहेगी कि सिक्योरिटी के रूप में 25% पैसा डिपॉजिट करिए, लेकिन आपकी कंडीशन सिक्योरिटी मनी को भी जमा करने की नहीं है, तो क्या आपको स्टे मिलेगा? तो देखिए, प्रोसीजर के हिसाब से आपको ऐसे कंडीशन में स्टे नहीं मिल सकता है, क्योंकि बैंक ने आपके खिलाफ जो पैसा उन्होंने बनाया है, लोन अमाउंट उन्होंने बनाया है, उस आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आपको 25% पैसा देना है। मान के चलिए कि आपने लोन लिया 25 लाख रुपए का और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और बैंक ने उसको पेनाल्टी, ब्याज और अदर चार्जेस लगा करके उसको 40 से 50 लाख रुपए बना दिया। अब उस 50 लाख रुपए का 25% पैसा जब तक आप कोर्ट में सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपको स्टे नहीं मिलता है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो जो आपको 25% पैसा देने के ऑर्डर हुआ है उसको आपको कम जमा करना पड़ेगा और आपको स्टे आसानी से मिल जाएगा। देखिए, बैंक जब भी आपके अगेंस्ट में स्टेटमेंट फाइल करता है तो हमेशा वो बढ़ा चढ़ा करके अमाउंट को बताता है, यानी उसमें जो वो खर्चे बताता है, उसमें जो वो चार्जेस लगाता है, वो कभी कभी अनायास चार्जेस होते हैं, यानी कि इल्लीगल चार्जेस होते हैं, वो कस्टमर के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि आपने सीसी लिमिट लिया था, साथ ही साथ आपने सीजीटीएमसी का भी लोन लिया था, दोनों अकाउंट को बैंक ने क्लब कर दिया, दोनों को इकट्ठा जोड़ करके उसको डिफ़ॉल्ट मान लिया और दोनों का रिकवरी एक साथ आपसे करने लगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। ध्यान दिलाना पड़ेगा डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इस तरफ कि यहाँ पर 2 अकाउंट को मेंशन किया गया है, जिसमें एक अकाउंट की जो नेचर है वो अनसिक्योर्ड है, इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की सब्सिडी अप्लाई होती है, उसको भी बैंक ने हमारे अकाउंट से जोड़ दिया है। वो अकाउंट अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आता है, उसको भी सिक्योर्ड कैटेगरी में जोड़ करके हमसे एक साथ वसूली प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर अगर डीआरटी चाहेगी तो दोनों अकाउंट को अलग कर देगी, दोनों अकाउंट अनक्लब हो जाएंगे और केवल जो आपका सिक्योर्ड लोन है उसी से संबंधित केस आपका चलेगा और उसमें जो अमाउंट होगा उसका 25% आपको पैसा पे करना होगा। तो जहां पर अमाउंट कम होता है आउटस्टैंडिंग का तो ऑलरेडी उसका 25% का पैसा भी कम हो जाएगा, जो आप आसानी से उसको पे करके अपने प्रॉपर्टी पे स्टे ले सकते हैं, अपने केस में स्टे ले सकते हैं। दूसरा, अगर ऐसा है कि बैंक ने केवल एक ही अकाउंट के लिए आपके ऊपर रिकवरी स्टार्ट की है तो आप ऐसे
बैंक के द्वारा फाइल किए गए जो स्टेटमेंट है उस पर ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर से कह सकते हैं, कोर्ट में आप कह सकते हैं कि बैंक के द्वारा जो अमाउंट फाइल किया गया है हमको उस पर ऑब्जेक्शन है, हमें समय दिया जाए और हमें सीए से उसका वेरिफिकेशन कराने का ऑर्डर दिया जाए। तो जब इस पर आप अपने सीए से उसका ऑडिट कराते हैं उस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट बैंक ने फाइल किया है, तो उसमें सीए आपको बताएंगे कि इसमें कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि इलीगल हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, यानी उसकी देनदारी आपकी नहीं है, उसकी लायबिलिटी आपकी नहीं है, तो ऐसे अमाउंट को भी कम किया जा सकता है। तो आप अपने सीए से उसका वेरिफिकेशन करा करके उनकी जो रिपोर्ट है वो डीआरटी में सबमिट करते हैं। तो बैंक के द्वारा जो स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट फाइल किया जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी 25% अमाउंट का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी घट जाता है। तो फिर आप उसको आसानी से पे करके आप अपने केस में स्टे ले सकते हैं और फिर बाकी का जो अमाउंट है उसके लिए डीआरटी आपको 4 से 6 महीने मैक्सिमम 8 महीने का टाइम दे सकते हैं। उसमें आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट वाइज 8 महीनों में धीरे धीरे करके दे सकते हैं और आपका जो केस है वो आपके फेवर में हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि बैंक की तरफ से जो भी स्टेटमेंट या आउटस्टैंडिंग अमाउंट फाइल किया जाता है उसका ऑब्जेक्शन अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से डीआरटी संबंधित, लोन संबंधित या किसी भी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आपको घर बैठे ही लीगल एडवाइस मिल जाएगी। इसकी एक छोटी सी फीस होगी जो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।